Sir, good afternoon. One other request is asked. No interruption. They are getting into the lecture. One Take more them thing. nine. Good morning all of you. Today's our topic is digital learning. So as you know that you all are familiar that why digital learning is important and what are the roles of digital learning in our daily life. डिजिटल लर्निंग आज हमारे जीवन में कितना बड़ा रोल और महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। जब भी बात आती है डिजिटल लर्निंग की, तो आपसे अगर पूछा जाए डिजिटल लर्निंग या डिजिटल एजुकेशन क्या है, तो हमारे माइंड में सिर्फ कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रोजेक्टर और यही सारी बातें जो है हमारे दिमाग में आती है। लेकिन डिजिटल लर्निंग या डिजिटल एजुकेशन इन सबसे अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि जो टीचिंग का स्टाइल है, जो टीचिंग में हम लोग पढ़ाते हैं, जो जिस मेथड से पढ़ाते हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड है, उन सारे मेथड से डिजिटल लर्निंग थोड़ा एक एडवांस रूप देता है। ऐसा नहीं है कि आप जो टीचिंग मेथड करते हैं, जिससे आप पढ़ाते हैं, उस मेथड को छोड़ देना है और एक नई दुनिया में चले जाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिजिटल लर्निंग में आप जिस मेथड से पढ़ाते हैं, उसी मेथड को थोड़ा एडवांस फॉर्म में कैसे करेंगे और कैसे पढ़ाएंगे ताकि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। ये एक आपके पढ़ाने के स्टाइल में थोड़ा सा एडवांस फॉर्म आ जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं ट्रेडिशनल मेथड में पहले क्या चौक से ब्लैक बोर्ड पे आप पढ़ाते थे, कुछ प्रिस्क्राइब बुक्स होते थे जिसको देख के आप पढ़ाते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ, तो समय के हिसाब से डिजिटली रूप से अपने आप को डेवलप करना भी जरूरी है। अगर आप अपने आप को डिजिटली रूप से डेवलप नहीं करेंगे, तो हो सकता है आप जिस मेथड से पढ़ा रहे हैं वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप डिजिटली रूप से थोड़ा सा उसको अपने आप को इम्प्रूव करके, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अगर पढ़ाएंगे, तो चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो आज जो टॉपिक है जिसमें हम लोग बात करेंगे, जो चीज़ सीखेंगे वो यही चीज़ सीखेंगे कि किस तरीके से अपने आप को और ज़्यादा डेवलप करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल लर्निंग, डिजिटल लर्निंग क्या है, डिजिटल लर्निंग का क्या क्या बेनिफिट्स है या क्या क्या चैलेंजेस आएंगे इसमें डिजिटल लर्निंग में, उनके बारे में जानेंगे और कुछ वीडियोस को देखेंगे जिससे पता चलेगा कि डिजिटल लर्निंग बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसको कर सकते हैं और ये बहुत आसान तरीके से आपका बहुत समय बचेगा और इसके लिए कोई अलग से कोर्स करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि सब लोग मोबाइल चलाना सीख गए, आसानी से सीख गए, उसी तरीके से डिजिटल लर्निंग का उपयोग करके आप अपने टीचिंग स्टाइल में भी थोड़ा चेंजेस लाएंगे और वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा और बच्चों को अच्छा भी लगेगा। क्योंकि जो आज जो बच्चे हैं वो बिल्कुल थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन टाइप के बच्चे हैं, वो आपसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी को जानते हैं और टेक्नोलॉजी के रूप में वो अगर चीज़ों को सिखाएंगे तो वो जल्दी सीखेंगे। इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन क्या है डिजिटल लर्निंग का। डिजिटल लर्निंग इज बेसिकली टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग। डिजिटल लर्निंग इज ए कंप्लीटली बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे टेक्नोलॉजी इस फॉर्म में लिया गया है, जैसे कि आप मोबाइल फोन या लैपटॉप से अगर आप टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं और खुद सीखते हैं, उसमें आपको नया नया टॉपिक, नया नया चीज़ मिलेगा जिससे आप अपने आप को खुद से डेवलप कर सकते हैं। तो डिजिटल लर्निंग जो है वो कंप्लीट रूप से टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग है, जिसमें आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप उसको पढ़ा सकते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ लर्निंग दैट इज सपोर्टेड बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी या बाय instructional practice that makes effective use of digital technology. Sometimes digital technology और e-learning दोनों में आपस में confusion create हो जाता है, तो confusion create नहीं होना है। e-learning एक अलग प्लेटफॉर्म है जो आपको पढ़ाने का तरीका है, आप कैसे पढ़ाते हैं, तो वो e-learning का कॉन्सेप्ट है, आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं। लेकिन जब बात आती है डिजिटल टेक्नोलॉजी की, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी में आपका कंटेंट, आपका टेक्नोलॉजी आइटम
और आप इंस्ट्रक्टर, जैसे कि आप खुद पढ़ाते हैं, यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी में 3 बातें आती है सामने निकल के। एक, आप क्या पढ़ा रहे हैं और कैसे पढ़ा रहे हैं। आपका जो कंटेंट है वो डिजिटली फॉर्म में है, मतलब आप स्क्रीन के द्वारा पढ़ा रहे हैं, स्मार्ट क्लास के द्वारा पढ़ा रहे हैं, तो वो सारा डिजिटली कंटेंट हो गया। दूसरा, आप टीचर हैं, आपको खुद से पढ़ाना है, आपका टीचिंग का स्टाइल जो है वो डिजिटली फॉर्मेट में है, यानी आप अपने आप को पहले डेवलप करेंगे और उस कंटेंट को पढ़ाएंगे। उस कंटेंट से बच्चों को इफेक्टिव वे से आप इंट्रोड्यूस कराएंगे तो उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके बाद बात करते हैं कुछ डिजिटल टूल्स के बारे में। इसके पहले डिजिटल टूल से पहले हम लोग कुछ इसका ओवरव्यू जान लीजिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी में क्या है। डिजिटल लर्निंग स्ट्रेटजी may include any of the combination of any of the following. Adaptive learning is the good, blended learning, classroom technology, e-textbook, mobile learning, and personalized learning. These are called different styles. यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बहुत सारे डिजिटल टूल्स हैं। हम लोगों को सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 ही नाम याद होगा जो डिजिटल टेक्नोलॉजी में टूल्स है, लेकिन जैसा कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं। इतने ज़्यादा टूल्स हैं जो कि हम लोग कुछ को जानते भी नहीं हैं। इन्हीं सब डिजिटल टूल्स का यूज़ करके हम लोग डिजिटल लर्निंग के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ेंगे। डिजिटल लर्निंग सीखने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन, कुछ ब्रीफ हिस्ट्री जो है उसको जानना जरूरी है। क्यों ये जो है हमारे जीवन में कैसे जो है लास्ट 20 ईयर्स से जो डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे लाइफ को चेंज कर दिया, और लास्ट 2 ईयर्स से हम लोग ये देख रहे हैं हम लोग को पढ़ाने का जो तरीका है वो मेथड को भी डिजिटल टेक्नोलॉजी के रूप में आना ही पड़ा। और बार बार ऐसा CBSE की तरफ से किया जा रहा है, बार बार आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो आप लोग भी ये चीज़ें सोच रहे होंगे कि क्यों CBSE की इतना ज़्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजी या इन हाउस ट्रेनिंग या CBSE ट्रेनिंग के बारे में CBSE खुद फोकस क्यों कर रहा है। तो उसके पीछे कारण है क्योंकि जो ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग चलते आ रहे थे, अब आगे चलना हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल होगा अगर अपने आप को हम लोग डेवलप नहीं करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं। 1947 में एक सिंगल ट्रांजिस्टर का इन्वेंटेड होता है जिसका यूज़ हम लोग बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में करते थे। उसके बाद धीरे धीरे 1982 तक आते आते कुछ कंप्यूटर्स जो है वो बनना स्टार्ट हो गया, और 1999 में जब ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ जिसमें डेटा और इंफॉर्मेशन को एक लोकेशन से डिफरेंट लोकेशन पे हम लोग शेयर करते थे, तो थोड़ा सा अच्छा लगता था जब डेटा एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र होगा। तो वो एक कंप्लीट टेक्नोलॉजी थी जिसमें सिर्फ डेटा को ट्रांसफ़र किया जा रहा था। आज जो बात आ रही है 2003 और 2004 में जब सोशल मीडिया का इन्वेंशन हुआ तो हम लोग सिर्फ अपनी बातों को शेयर करते थे, लेकिन 2005 में जब यूट्यूब का इन्वेंशन हुआ और यूट्यूब पे जो है चीज़ें वीडियो बना के शेयर की जाने लगी, तो हम लोग आज के परिप्रेक्ष्य में जब भी जो है कोई प्रॉब्लम फंसते हैं तो कैसे इस चीज़ को ठीक करें, इसके बारे में डिटेल नॉलेज कैसे लें, तो हम लोग यूट्यूब का सहारा लेते हैं। इट मीन्स दैट अपने आप को जो भी कंटेंट सर्च करना है तो वो हम लोग किससे पूछने जाएं, तो पूछने के लिए हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं यूट्यूब पे कैसे वीडियो बना के रखा हुआ है। किसी चीज़ को अगर सीखना है, कोई प्रॉब्लम फंस गया तो हम लोग यूट्यूब की मदद से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। धीरे धीरे 2016 तक आते आते डिजिटल टेक्नोलॉजी अपने मैक्सिमम फॉर्म में आ गया, जिसमें बहुत सारे लोग जो है अपने आप को फैमिलियर कर लिए और अपने आप को डेवलप कर लिए, और धीरे धीरे चीज़ें जो है अब आसान होती हुई दिख रही है, जो कि 1984 और 86 में चीज़ें जो है वो मुश्किल लगती थी। कंप्यूटर जो है थोड़ा सा टफ लगता था क्योंकि एक खास लिमिट था, उसी पे हम लोग बेस्ड करते थे। लेकिन कोई नहीं सोचा था कि 2000 और 2015 तक मोबाइल फ़ोन
इस कदर जो है सभी लोगों के पास आ जाएगा। जो आदमी कभी कम्युनिकेशंस मीडियम को नहीं ठीक से पहचानते थे, वे लोग भी अब अपने आप को डेवलप कर लिए, यानी खुद से डेवलप कर लिए, एडेप्ट कर लिए। एक सिद्धार्थ कंप्यूटर के बारे में यहाँ दिखाया गया है, बताया गया है। ये सिद्धार्थ कंप्यूटर जो है फर्स्ट मेड इन इंडिया कंप्यूटर था, जो कि 1986 में 16 अगस्त को बेंगलुरु के पोस्ट ऑफिस में डाला गया था। ये कंप्लीट रूप से इंडियन बेस्ड था, जो भारत का खुद का बना हुआ अपना जो है वो डिजिटल कंप्यूटर प्रोग्राम था, डिजिटल कंप्यूटर था। लेकिन ऐसा नहीं, जो कंप्यूटर 1986 में भारत में आया था, उसके पहले भी 1995 में इंडियन इंस्टीट्यूट स्टैटिकल इंस्टीट्यूट में कोलकाता में जो फर्स्ट कंप्यूटर जो है वो ब्रिटिश बिल्ड जो है कंप्यूटर को मंगाया गया था। तो कंप्यूटर की शुरुआत भारत में 1955 में ही हो गई थी, लेकिन वो किसी खास उपयोग के लिए, किसी खास काम के लिए किया गया था। सिर्फ एक इंस्टीट्यूट के लिए, स्टैटिकल इंस्टीट्यूट के लिए जो है वो कंप्यूटर को मंगाया गया था। लेकिन जब भारत में 1986 में जब फर्स्ट कंप्यूटर को इंस्टॉल किया गया, जो कि मेड इन इंडिया था, तो हमारे साइंटिस्ट को लगा कि हाँ, अब कंप्यूटर जो है वो धीरे धीरे हर लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। और वहाँ से जो है कंप्यूटर की शुरुआत हुई, डिजिटल लर्निंग की शुरुआत हुई और चीज़ें आसान होती चली गई। जैसा कि हम लोग जानते भी हैं, कंप्यूटर के लिए डिजिटल इंडिया, पावर टू एम्पावर। अब डिजिटल इंडिया इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया with a vision to transform India into the digitally empowered society and knowledge. It was launched on 1st July 2015 by Honorable Prime Minister नरेंद्र मोदी। डिजिटल इंडिया जो है भारत में एक फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत लाया गया, जिसमें उन्होंने बताया, इस प्रोग्राम के तहत ये बताया गया कि हर चीज़ को अब डिजिटली रूप से अपने आप को डेवलप करना जरूरी है। और इसके संदर्भ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिजिटल इंडिया का जो है प्रोग्राम लेकर आए। और इस डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत हर एक रूरल एरिया में भी जो कॉमन सर्विस सेंटर्स है या गवर्नमेंट के जितने भी एजेंसीज हैं, वो सब आप इसी के तहत जो है वो चलाए जाते हैं। इसका मेन मोटो ये है कि जन जन तक जो है कंप्यूटर की लर्निंग को, कंप्यूटर की शिक्षा को, कंप्यूटर के नॉलेज को पहुंचाया जाए, ताकि इंडिया जो है फुली अपने आप को डिजिटली रूप से ट्रांसफॉर्म करके आगे लाए। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल मेथड वर्सेस डिजिटल मेथड। इस मेथड को ऐसा क्यों लेकर आया गया? क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड्स में क्या है, जब आप जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करते थे तो वो एक बुक के माध्यम से सर्च करते थे। अगर किसी टॉपिक के बारे में आपको जानकारी, नॉलेज लेना है, तो आप बुक की मदद से जो है आप उसको घंटों सर्च करते रहते थे किसी खास टॉपिक को सीखने के लिए। चूँकि हम लोग टीचर्स हैं, हम लोग को पढ़ाने के लिए जो है आपके पास नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज के लिए हम लोग बुक का सहारा लेते थे और एक बुक से दूसरे बुक से देख के एक कंटेंट तैयार करते थे और उसी के अनुसार अपने आप को डेवलप करके पढ़ाते थे। जिससे होता क्या था कि समय आपका बहुत ज़्यादा लगता था और कोई खास इफेक्टिव जो है मटेरियल्स जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उसमें नहीं आ पाते थे। दूसरी, स्कूल्स में भी या टीचिंग स्टाइल्स में भी हम लोग जो है पढ़ाने के लिए जो है NCERT का बुक या अदर पब्लिकेशंस के बुक्स को लेकर ही पढ़ाते थे, जिसमें हमारा इंफॉर्मेशन जो है वो लिमिटेड होता था। हमारे पास जो नॉलेज आती थी वो किसी खास बुक से, किसी खास टॉपिक से ही आती थी, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल मेथड्स में यूज़ करते थे। कॉपी नोट मेकिंग, कॉपी बनाने के मेथड्स, प्रोज कॉम्पोजिशंस, लर्न फ्रॉम टीचर्स लोग जो है, हम लोग बच्चों लोग जो है वो टीचर्स लोग से सीखते थे। टीचर जो पढ़ाते थे उसी के रूप से बच्चे जो है वो सीखते थे। तो इस तरीके से जो है ट्रेडिशनल मेथड के द्वारा जो है वो पढ़ाई जाती थी। लेकिन अब इसी चीज़ को अगर हम डिजिटल मेथड से पढ़ाएं, ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ के, इसमें बिल्कुल ये नहीं कहा गया कि आप ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ दीजिए। इसमें ये बताया गया कि आप ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करते रहिए और उस मेथड में थोड़ा सा अपने आप को अब डिजिटली रूप में लेकर आइए।
जैसे कि बात आई फाइंडिंग इंफॉर्मेशन, जो उसमें हम लोग बुक के द्वारा जो है वो सर्च करते थे, घंटों घंटों पेज को बारी बारी से पेज को रीड करते जाते थे। लेकिन इसी चीज़ को, जो भी इंफॉर्मेशन को फाइंड करना है, अब हम लोग क्या करते हैं, वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके गूगल की मदद से जो है हम वेबसाइट के थ्रू जो है डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन को एडप्ट करते हैं और वहाँ से अपना एक मटेरियल तैयार करके, एक कंटेंट तैयार करके उसी के अनुसार जो है हम लोग पढ़ा देते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपका समय बचेगा और हो सकता है जब आपको जो कंटेंट जो सर्च कर रहे थे उसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ एडवांस मिल जाएगा, जिससे आप अपने आप को भी खुद सीख सकते हैं और वो बच्चों को भी बता सकते हैं। सर्चिंग फॉर सॉल्यूशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी के मदद से, डिजिटल मेथड के रूप से आप जो किसी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशंस है, अगर कोई क्वेश्चन है वो नहीं आ पा रहा है, नहीं सॉल्व हो पा रहा है, कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो आप जो है गूगल की मदद से या किसी भी अनेक बहुत सारे टूल्स जो है आज अवेलेबल है, जिसके हेल्प से आप जो है आंसर को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। प्रिंटिंग, ट्रेडिशनल मेथड्स में आप जो है एक पेपर पे क्वेश्चन को लिखते थे और उस क्वेश्चन को लिखने के बाद जो है आप सबमिट करते थे। अगर बच्चों को आपको एग्ज़ाम लेना हुआ तो आप ट्रेडिशनल मेथड में यही करते थे। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल मेथड को जो आप पेपर पे लिखते हैं, उस पेपर को नहीं लिख के अगर आप गूगल फॉर्म के रूप में बना दें या किसी और टूल्स का सहारा लेके अगर आप क्वेश्चन जो है प्रिपेयर करें, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा और ज़्यादा असरदार होगा, क्योंकि बच्चों को भी लगेगा कि हाँ कुछ हमको टेक्नोलॉजी के रूप में मिल रहा है। जैसे कि आजकल गूगल फॉर्म जो है वो सबसे ज़्यादा चलेबल है। सब आज CBSE भी जो है हर एक फॉर्म और हर एक क्वेश्चन और आंसर जो भी सॉल्व करना होता है तो वो गूगल की मदद से ही जो है आप डेटा जो है वो कलेक्ट कर लेता है। इससे आसानी भी होगा। अगर आप वो क्वेश्चन को एग्जामिनेशन के बाद अगर आपको उसको सॉल्व करना हुआ तो आपको पेपर करेक्शन में जो समय लगेगा, अगर आप डिजिटल मेथड से आप उसको करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चन का आंसर भी वो सॉल्व कर देगा। अब विद इन अ सेकेंड आपका रिजल्ट भी प्रिपेयर हो जाएगा। इसके अलावा मल्टीमीडिया कंपोजिशन, इसमें ट्रेडिशनल मेथड में क्या था, जब आप बुक को देखकर आप जो है पढ़ाते थे, उसको एक्सप्लेन करते थे। लेकिन डिजिटल मीडिया के रूप में अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो आप बच्चों को दिखा सकते हैं, देखो रिस्पिरेशन सिस्टम कैसे, अगर ह्यूमन का रिस्पिरेटरी सिस्टम है तो वो कैसे काम करता है, वो पूरा फंक्शन उसको वीडियो के रूप में दिखाई देगा, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा और बच्चे उस चीज़ को ज़्यादा जल्दी समझेंगे कि हाँ मेरे आँख के सामने जो है ये प्रोसेस हो रहा है, उसको फील हो जाएगी कि इस तरीके से ये सारा प्रोसेस काम करता है। तो इसमें डिजिटल मेथड के रूप में डिजिटल मीडिया, डिजिटल कंपोजिशन है वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट है टीच इटसेल्फ। ऐसा नहीं है जो ट्रेडिशनल मेथड में था, ट्रेडिशनल मेथड में क्या था, ये टीचर जो है बच्चों को सिखाते थे। लेकिन आजकल बच्चे अब खुद से जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके वो खुद से सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ बच्चों के लिए है, ये हम सब टीचर्स के लिए भी है। हम सब अपने आप को भी डेवलप कर सकते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके हम खुद से जो है नई नई चीज़ों को सीख सकते हैं और बहुत आसानी से सीख सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में क्या था, जब आप जो है पढ़ाते थे, मेथड से पढ़ाते थे, वो परमानेंट टीचिंग था। परमानेंट टीचिंग स्टाइल एक अगर बुक की बात करें, अगर आप मैथ्स बना रहे हैं तो सिर्फ आप मैथ बना रहे हैं। लेकिन अगर आप डिजिटल टेक्नोलॉजी के रूप में डिजिटल से पढ़ेंगे तो आप अभी मन है मैथ्स पढ़ने का पढ़ लिया, अगर नहीं मन है तो थोड़ा सा उसमें साउंड भी चला दिए, गाना भी बजते रहे, यानी इसमें चेंजेस जो है वो चेंजेस होते रहते हैं। तो इस तरीके से आप इंजॉयफुल करके जो है टीचिंग स्टाइल्स को भी चेंज करते रह सकते हैं। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ डिजिटल एजुकेशन। डिजिटल एजुकेशन का स्कोप क्या है, बार बार क्यों कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा अपने आप को डेवलप करिए, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस है, कुछ स्कोप्स है। डिजिटल एजुकेशन इज द fun learning for all cadres and particularly effective for children as the innovative audio video features puts the conjugate elements in the child brain. डिजिटल लर्निंग, डिजिटल एजुकेशन जो है यहाँ पे एक फन के रूप में लिया गया है। मतलब बच्चों को पहले लगता था कि बोरिंग टाइप की पढ़ाई, किसी किसी बच्चों को नहीं मन करता था पढ़ने का,
लेकिन अगर आप डिजिटल एजुकेशन के तहत डिजिटल मेथड से पढ़ाएंगे तो बच्चों को जो है इसमें फन आता है, मज़ा आता है। वो नहीं भी पढ़ना चाहते हैं फिर भी देख के वो पढ़ने लगेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट व्यू दिस इज अ फ्लेक्सिबल ऑप्शन अलाउइंग देम टू स्टडी एज पर देयर टाइम एंड प्लेस एज पर देयर टाइम एंड प्लेस। स्टूडेंट्स को इसमें फ्लेक्सिबल ऑप्शन मिलेगा। वो अगर वो बहुत हाई स्पीड से पढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को जल्दी जल्दी समझना चाहते हैं, तो वो इसमें डिजिटल फॉर्म को थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा के उसको जो है जल्दी से उस चीज़ को समझ, हाँ ये सब चीज़ हम जानते हैं, तो थोड़ा सा इसमें उसको अपने पेस में जो है वो चेंजेस कर लेंगे। मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारा जो कोर मोटिव है बच्चों को सिखाने का या बच्चों को पढ़ाने का, वो कोर मोटिव है जो चीज़ हम पढ़ाना चाहते हैं, जो चीज़ हम बताना चाहते हैं वो उनको समझ में आए। लेकिन ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग बच्चों को एक ग्रुप में अगर बच्चे बैठे हुए हैं तो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे जो इसमें तेज बच्चा भी है, इसमें थोड़ा सा कमज़ोर बच्चा भी है। तो जो तेज बच्चा है वो तो जल्दी से देख लेगा, समझ जाएगा, फिर वो कहेगा अरे इसमें तो कुछ हमको खास नया मिलने वाला नहीं है, वो चुपचाप बैठा हुआ रहेगा। तो उसका माइंड जो है वो वहाँ पे क्या करेगा, वो दूसरे कामों में अपने दिमाग को लगाएगा। लेकिन जो कमज़ोर बच्चा है वो चुपचाप बैठा हुआ रहेगा और स्लो मोशन में ही पढ़ता हुआ रहेगा। लेकिन जब बात आती है डिजिटल टेक्नोलॉजी की, डिजिटल एजुकेशन की, तो इसमें स्टूडेंट जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं। जो तेज बच्चे होंगे वो जल्दी से उस वीडियो को आगे करके जो है नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे। जो स्लो लर्नर है, जो धीरे धीरे सीखते हैं, वो वीडियो को बैक करेंगे, वापस से फिर से उस चीज़ को समझेंगे और फिर जब वो कंप्लीट रूप से समझ जाएंगे तब उसको जो है आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा टीचर्स टू फाइंड इट कन्वीनियंट टू प्रिपेयर देयर लर्निंग प्लान्स व्हेन एडेड बाय टेक्नोलॉजी। टीचर्स के लिए हेल्पफुल यहाँ पर ये है, टीचर्स जो है एक कन्वीनियंट वे से अपना एक लेसन प्लान तैयार करेंगे और उस लेसन प्लान को तैयार करने के बाद उस मेथड से धीरे धीरे प्रोसेस को आगे कंप्लीट करें। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सी द रैपिड राइजेस इन इनरोलमेंट एंड एडेड रेवेन्यू। आज जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी और डिजिटल लर्निंग की बात हो रही है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे स्कूल्स में भी अब जो है स्मार्ट बोर्ड और स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई है। वो इसलिए की गई है क्योंकि ये अब समय की मांग है। अब जो बच्चे जो है जो चौक और ब्लैक बोर्ड मेथड से हम लोग पढ़ाते थे, अब उसके जगह पे वो तो है ही, उसके साथ साथ जो है अब स्मार्ट क्लास के माध्यम से ऑडियो वीडियो के फॉर्म में अगर हम चीज़ों को पढ़ाएंगे बताएंगे तो ये जो है ये समय की मांग है और अपने आप को भी उस रूप में डेवलप करना होगा ताकि हम स्मार्ट क्लास के द्वारा बच्चों को पढ़ाएं जिससे उनका इंटरेक्शन हो स्टडी के प्रति, वो और ज़्यादा फैमिलियर हो और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। इसीलिए हर स्कूल में अब धीरे धीरे आने वाले तो जैसा कि हम लोग बता रहे थे डिजिटल एजुकेशन का स्कोप हमारे लाइफ में वो हमारे चेंजेस हुआ। इंस्टीट्यूशन भी अपने आप को जो है वो इंटीग्रेट कर रहा है डिजिटल टेक्नोलॉजी से ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बेनिफिट जो है इसकी पहुंचाया जाए। नेक्स्ट जो है इसका बेस्ट एग्जांपल्स में आपको दिखाएंगे। आप लोग सभी कोई फैमिलियर हो गए हमारे खान सर से। खान सर का टीचिंग स्टाइल जो है वो खास तरीके से वो पॉपुलर क्यों है, उसका मेन रीज़न क्या है? वो मेन रीज़न ये है कि खान सर जो पढ़ाते हैं तो वो डिजिटल टेक्नोलॉजी का डिजिटल रूप का उपयोग करके अपने टीचिंग स्टाइल्स को डेवलप करके अपने आप को डेवलप करके और अच्छे तरीके से एक कॉन्सेप्ट को जो है वो बच्चों को दिमाग में शुद्ध देश की स्टाइल में बच्चों को वो कॉन्सेप्ट को सिखाते हैं। इसी वजह से जो है वो खान सर का पढ़ाने का तरीका जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है। और इसमें उन्होंने कुछ ऐसा नहीं है जो उनके पास बहुत परेशानी हुई उनको इस चीज़ को करने नहीं, उनको एक नॉलेज था, उनको एक पढ़ाने का था जब हमको पढ़ाना है डिजिटली रूप से पढ़ाएं तो पढ़ाने के लिए उन्होंने जो है डिजिटली मेथड को चुना, अपने आप को डेवलप किया
और बहुत सारे आज आपको जान के आश्चर्य हो गया, उनका 1.5 करोड़ जो है स्टूडेंट जो है फॉलोअर्स हैं, जो उनके वीडियोस को ऑनलाइन जो है उनके वीडियो को देखता है। यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी का यहाँ पे उपयोग करके अगर आप एक अच्छी टीचर्स हैं तो आप क्लासरूम के बाउंड्री को तोड़ते हुए आप पूरे वर्ल्ड में जो है वो फेमस हो सकते हैं, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हो सकते हैं। तो इसलिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है वो जरूरी है। फॉर अ टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू, everything is going online these days and education is also not lagging behind, and online education is really sometimes very convenient in today's world of technology. The following lockdown situation due to COVID-19 had taught us the importance of online education, and we all are already observing several schools and colleges conducting online classes online, and the student can also study at their own pace with the help of several online courses offered by different companies. The schools and colleges have understood that online education is the best way to deliver knowledge and educate students by keeping them at the safety of their homes. Digital education has a lot of potential. However, if the digital education scenario in India is observed at the present, it is a kind of blooming. But when it comes to the future of digital education in India, we might observe digital education to speed up in the next few years or decade. But at present, digital education is not that popular among all classes of society. At least in India, there are several challenges digital education has go through before it can go mainstream among all the classes of society. Digital education is already popular in urban areas. However, looking at rural areas, digital education still has a long way to go because there are challenges already that we need to overcome. So, there are a few challenges of digital education in India. ऐसा नहीं है, डिजिटल एजुकेशन सिस्टम जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कोविड में, अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा डेवलप किया है, सबसे ज़्यादा आगे निकल के आया है, तो वो डिजिटल एजुकेशन सिस्टम आया है। उसके पीछे रीज़न क्या है? ऐसा नहीं है कि डिजिटल एजुकेशन पहले नहीं होता था, डिजिटल एजुकेशन सिस्टम पहले भी होता था, लेकिन इसकी ज़रूरत हमें महसूस नहीं होती थी। लेकिन कोरोना से एक चीज़ तो समझ में आ गया, एक चीज़ सीखने को मिल गई, जब अगर आप अपने आप को डिजिटली रूप से डेवलप नहीं करेंगे तो अब आप पीछे रह जाएंगे। और बाहर हम लोग देखते थे अलग अलग तरीके से लोग पढ़ाते थे, लेकिन हम लोग उस ट्रेडिशनल मेथड्स को ही फॉलो करते हुए सोचते थे जहाँ आज का जो समय है हम इसी तरीके से आगे निकल के जाएंगे। लेकिन कोरोना एक अच्छा लेसन जो है वो हमको देकर गया। जब अब अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे, अपने आप टीचिंग स्टाइल को अब अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, तो अब ज़्यादा दिन तक जो है वो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। इसके लिए आपको खुद से जो है वो अपने आप को डेवलप करना होगा। लेकिन जब भी बात आती है हमारे इंडिया की, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे हमारा जो एरिया है वो मैक्सिमम जो है रूरल एरिया है, और अभी अपने आप को डेवलप करने के साथ साथ बच्चों को डेवलप करने में, उनके पेरेंट्स को डेवलप करने में, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप होने में कुछ न कुछ जो है साल लग जाएगा। आपको जान के एक आश्चर्य होगी, जब फर्स्ट मोबाइल फ़ोन जो है बना हुआ था तो उसका जो इंडियन रुपीज़ में जो उसका प्राइस था वो 5 लाख रुपए का प्राइस था। तो हम लोग सोचते थे 5 लाख रुपए में मोबाइल फ़ोन को परचेज करें और उसको आधे घंटे तक चार्ज करेंगे तो वो सिर्फ 10 मिनट ही चलता था। तो लोग कहता था नहीं मोबाइल फ़ोन का जरूरत नहीं है, टेलीफोन से काम चल जाएगा, लेटर से काम चल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, मोबाइल फ़ोन भी सस्ता होता गया। अगर हम लोग ये सोच के चलते थे ना हम लोग लेटर से लिख के कम्युनिकेशन कर लेंगे, किसी को भेज के जो है संपर्क हाल समाचार ले लेंगे, तो मोबाइल फ़ोन तक हम लोग नहीं पहुँच पाते। लेकिन जिस समय मोबाइल फ़ोन आया था तो
बहुत सारे लोगों ने उसको बोला था कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग जिस लेटर से 25 पैसे में पोस्ट कार्ड खरीदते थे, लेटर लिखते थे, पोस्ट कार्ड भेज देते थे, वहाँ से समाचार हमको मिल जाता था। लोग बहुत खुश था, तो मोबाइल फ़ोन तो बेकार का है, यूजलेस है। लेकिन आज ये बताइए क्या मोबाइल फ़ोन हमारे लिए बेकार है? अब तो ऐसा सिस्टम आ गया है, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है और आप मोबाइल फ़ोन अगर है तो अगर वो स्विच ऑफ हो गया है तो आपको लगता है कि आप तो दुनिया से ही कट गए हैं। तो सेम इसी तरीके से जो आज जो डिजिटल टेक्नोलॉजी और डिजिटल लर्निंग की बात हो रही है, तो हम लोग बोलेंगे कि नहीं ट्रेडिशनल मेथड हमारा ठीक है, हम उसको बुरा नहीं बोलेंगे, ट्रेडिशनल मेथड जो है वो खराब है, लेकिन अब वो समय आ गया है तो आप ट्रेडिशनल मेथड को डेवलप करिए, थोड़ा सा उसको डेवलप करके अपने आप को टेक्नोलॉजी के रूप में लेकर आइए। इससे आपकी चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी और आप बहुत अच्छा से जो है इस चीज़ को कर सकते हैं। और इसी तरीके से जैसे कि मैंने मोबाइल फ़ोन का एक उदाहरण दिया, जब मोबाइल फ़ोन धीरे धीरे कैसे फैमिलियर हो गया, ठीक उसी तरीके से आने वाले कुछ समय में खासकर इंडिया में भी आप लोग देखिएगा, जब डिजिटल एजुकेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी और डिजिटल लर्निंग जो है वो हमारे मेन स्ट्रीम में आ जाएगा, मेन स्ट्रीम में आ जाएगा, तो आपको अब उसी तरीके से उसी फॉर्म में जो है अपने आप को डेवलप करना है। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में जो है कुछ खास तरीके के चैलेंजेस है जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे, जो इंडिया में खास करके किस टाइप का चैलेंजेस है। तो सबसे फर्स्ट चैलेंजेस जो है वो है प्रॉब्लम इन इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे गांव अभी भी हैं जहाँ पे प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, या अगर इलेक्ट्रिसिटी का केबल है तो प्रॉपर टाइम में उतना इफेक्टिव वे से जो है इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं रह पाती है। तो ये हमारा फर्स्ट जो है वो चैलेंजेस है हमारे डिजिटल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया में। नेक्स्ट, लैक ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस। बहुत सारे एरियाज हमारे आज भी हैं जहाँ पे इंटरनेट का कनेक्शन जो है वो रिचेबल नहीं है। इंटरनेट कनेक्शन प्लान्स एंड द स्पीड, कुछ जगह पर इसको मैंने जानबूझ के रखा है इंटरनेट कनेक्शन प्लान्स एंड स्पीड, क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया होगा जो लास्ट 1 वीक से या 15 डेज से इंटरनेट के प्लान्स जो है वो अचानक इंक्रीज हो गए। तो ये भी हमारे डिजिटल एजुकेशन सिस्टम में ये एक प्रकार का चैलेंजेस उभर के आ रहा है। और अगर आपके पास डिजिटल इंटरनेट कनेक्शन का प्लान्स है, प्लान्स होने के बाद जो है उसका स्पीड स्लो है, आपने 4G का रिचार्ज कराया है, डेटा बैलेंस भी सफिशिएंट है, लेकिन स्पीड जो है इतना स्लो है जिसमें आप ऑनलाइन क्लास जो है वो कंडक्ट नहीं करा सकते हैं। सिग्नल भी है तो बहुत लेस सिग्नल जो है आपको मिलता है। तो ये हमारे मेजर इशू है जिसकी वजह से डिजिटल एजुकेशन सिस्टम में चैलेंज के रूप में निकल के आए हैं। लैक ऑफ डिवाइसेस फॉर डिजिटल एजुकेशन, बहुत सारे डिजिटल एजुकेशन सिस्टम के जो डिवाइसेस है उसकी जो है वो कमी है। द फियर ऑफ पेरेंट्स, डिजिटल एजुकेशन में ये भी एक मेजर चैलेंज के रूप में है। द फियर ऑफ पेरेंट, इट मीन्स दैट बच्चे जो है पेरेंट्स से मोबाइल नहीं ले सकते हैं, या बच्चों को अगर पेरेंट्स ने मोबाइल दे दिया पढ़ने के लिए तो एक डर बना रहता है जो हो सकता है कि उस मोबाइल फ़ोन से उसका जो है पढ़ाई का उपयोग में न लाके जो है उसका मिसयूज किया जा रहा है। तो ये भी एक चैलेंजेस के रूप में है। एक्सपीरियंस टीचर्स एंड ऑनलाइन क्लासरूम, एक्सपीरियंस टीचर्स, हमारे जो टीचर्स हैं वो हो सकता है बहुत सारे टीचर्स जो है अपने आप को डेवलप कर रहे हैं और वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी टीचर्स हैं जो अभी तक जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर्म को एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने अभी तक इसका उपयोग नहीं किया है, या अब उनको लगता है ना इस टेक्नोलॉजी का बहुत मुश्किल है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप मोबाइल फ़ोन चलाना सीख सकते हैं तो आप मोबाइल फ़ोन के द्वारा ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन के द्वारा जो है अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस टीचर्स की कमी की वजह से या ऑनलाइन क्लासरूम की वजह से ये कुछ हमारे पास चैलेंजेस हैं इंडिया में। नेक्स्ट है द डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टूडेंट इन ऑनलाइन एजुकेशन, इस पॉइंट को कैसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि अगर आप सब कुछ अच्छा करते हैं, आप
एक्सपीरियंस्ड हो गए, इंटरनेट कनेक्शन हो गया, आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, क्लासरूम भी अवेलेबल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन अब बच्चे जो है आपसे ज़्यादा होशियार मिल गए। तो ये जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, वो क्या करेंगे, अब वो आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ाने नहीं देंगे, कुछ ना कुछ बदमाशियाँ करते रहेंगे। तो ये भी एक चैलेंजेस है, क्योंकि अब वहाँ जो दो ग्रुप के बच्चे हो गए, एक तो आवश्यकता से ज़्यादा तेज बच्चे हो गए जो आपसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी जानते हैं, और वो क्लासरूम को ज्वाइन कर लिए, और वो लोग जो है क्लासरूम को डिस्टर्ब करने लगेंगे। तो ये भी एक मेजर इशू है। नेक्स्ट है अनफ्रेंडली सिचुएशंस एंड अनफ्रेंडली सिचुएशन इन होम्स। होम्स में ये भी एक चैलेंजेस है। आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, लेकिन अब घर का इन्वायरमेंट या घर का जो सिचुएशंस है वो आपके लिए फ्रेंडली नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है, ये भी एक मेजर चैलेंजेस आ गए जो आप ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट्स करेंगे। इसके बाद ऐसा नहीं है जो अब इतने सारे चैलेंजेस के बाद जो है हमें अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं। इसके बाद इसका सॉल्यूशंस क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है, वो है डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत डिजिटल एजुकेशन इन्वॉल्व्स द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज ऑफ एप्रोप्रिएट एंड लेटेस्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन द मार्केट। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत अब कुछ हार्डवेयर्स है जो कंप्यूटर्स लोग, जैसा कि हम जानते हैं, कंप्यूटर जो है वो किसी न किसी हार्डवेयर कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत अब हमारे यहाँ जो है कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरिंग जो है, लैपटॉप का मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्टार्ट हो गया। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो है HCL, IBM, डेल, इन सब की कंपनी जो है अब इंडिया में आ चुकी है, और यहीं पे उन्होंने जो है हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया। अब इससे क्या होगा, जो आपका जो डिजिटल डिवाइसेस है जिसका यूज़ कर रहा है, तो उसकी जो कॉस्टिंग है वो थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होगा, इंडिया में ही असेंबल होगा और इंडिया में ही सेल आउट होगा, और उसकी सेल और सर्विस की फैसिलिटी हर एक इंडिया में मेजर सिटीज़ में जो है वो एस्टैब्लिश्ड होने लगी है, जिससे डिजिटल एजुकेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी में हेल्प मिलेगा। थ्रू द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, द गवर्नमेंट हैज promised ability of funds and technology implementation। और इस डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए, डिजिटल एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए जो फंड है, जो टेक्नोलॉजी है, उसमें जो है वो मेजर रोल जो है वो क्रिएट कर रही है। तो ये सारी बातें जो हो गई वो हमने देखा जो डिजिटल लर्निंग में कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ मेजर इश्यूज हैं, और कैसे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएट ले रही है इस चीज़ को, प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। वो जितनी चैलेंजेस और जितने परेशानियां हैं वो सबको जो है धीरे धीरे, आज नहीं तो कल वो सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन बात आती है जब आप प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसको करेगा कौन? जाहिर सी बात है कि हम टीचर्स ही उस चीज़ को करेंगे। तो अब बारी आती है कि हम टीचर्स अब अपने आप को जो है वो डेवलप कैसे करें, अपने आप को कैसे इंटीग्रेट करें। तो एक यहाँ पे एक वीडियो जो है वो आपको दिखाया जाएगा, और उस वीडियो के माध्यम से ये चीज़ आपको बताया जाएगा कि आप जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी का बड़े आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करके कैसे जो है आप उसको कर सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, और ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और जल्दी आप समझ जाएंगे। वेलकम टू माय चैनल सुपर टेक्नोलॉजी। मेरा नाम मनदीप दुर। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट टीचमेंट ऐप को कैसे यूज करना है, ये सभी देखने के लिए बने रहे मेरे वीडियो के एंड तक। दोस्तों, लेफ्ट फोन को मैं टीचर फोन यूज करूंगा एंड राइट फोन को मैं स्टूडेंट फोन यूज करूंगा। टीचर ने प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करना है टीचमेंट। आपने इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद ओपन करना है। लैंग्वेज चूज करने की ऑप्शन आएगी, जिस लैंग्वेज में आप ऐप को यूज करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश चूज कर रहा हूँ। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट यहाँ पे नंबर एंटर करने की ऑप्शन आएगी। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके फोन से नंबर डिटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपको नेम चेंज करने की ऑप्शन शो होगी। तो
आप यहाँ पे क्लिक करके अपना नेम चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे शो हो रहा है मनदीप दुल, उसके बाद शो हो रहा है यू आर ए टीचर और स्टूडेंट, और साथ में यहाँ पे शो हो रहा है गेट इंपॉर्टेंट अपडेट्स ऑन व्हाट्सएप, आप इसे इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। तो अगर आप टीचर तो आपने टीचर पे क्लिक करना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लास क्रिएट करने की ऑप्शन आ रही है, तो टीचर ने यहाँ पे क्लास का नेम राइट करना है, उसके बाद सब्जेक्ट राइट करना है, क्लासरूम टाइप ट्यूशन कोचिंग क्लास, स्कूल कॉलेज हॉबी या फिर अदर्स। तो आपने अपने अकॉर्डिंगली चूज कर लेना है। मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ स्कूल कॉलेज। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे क्लास में एंटर हो जाओगे। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे शो रहा है सब्जेक्ट क्लासरूम आईडी। अगर आप क्लासरूम आईडी से स्टूडेंट्स को ज्वाइन करवाना चाहते हो तो आपने कॉपी करना है क्लासरूम आईडी को और स्टूडेंट के साथ शेयर करना है। अगर आप लिंक के थ्रू ज्वाइन करवाना चाहते हो तो आपने इनवाइट स्टूडेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने सोर्स सेट करना है जहाँ पे भी आप स्टूडेंट को लिंक सेंड करना चाहते हो। इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आफ्टर दैट आपने ग्रुप को चूज करना है जिसमें आप लिंक सेंड करना चाहते हो। अभी हम फिर से ऐप में विजिट करते हैं और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स ने भी प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करना है टीचमिंट। इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। स्टूडेंट के पास भी लैंग्वेज चूज करने की ऑप्शन आएगी। स्टूडेंट ने भी लैंग्वेज चूज कर रही है जिसमें आप ऐप को क्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे स्टूडेंट मोबाइल नंबर पे क्लिक करेगा तो स्टूडेंट के पास यहाँ पे नंबर शो हो जाएगा जो फोन में यूज कर रहे हो। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर आप कोई अनदर नंबर यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके अदर नंबर एंटर कर सकते हो। तो उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास नेम चेंज करने की ऑप्शन शो होगी तो आप यहाँ पे क्लिक करके नेम चेंज कर सकते हो। जैसे मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है सुपर टेक्नोलॉजी। उसके बाद यू आर ए टीचर और स्टूडेंट और आप व्हाट्सएप की अपडेट्स को इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। अभी यहाँ पे आपने स्टूडेंट पे क्लिक करना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कांग्रेट्स योर प्रोफाइल इज क्रिएटेड। उसके बाद आपने एनरोल क्लास पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एनरोल क्लास पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्लासरूम आईडी एंटर करने की ऑप्शन शो होगी। अगर टीचर ने आपको लिंक सेंड किया तो आप इस लिंक पे क्लिक करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो या फिर इस आईडी को भी आप एंटर कर सकते हो। अगर आप इस आईडी से ज्वाइन करना चाहते हो तो आपने यहाँ पे आईडी एंटर करनी है। टीचर के पास नोटिफिकेशन में रिक्वेस्ट शो होगी। अगर टीचर के पास नोटिफिकेशन में रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही तो टीचर ने क्लास में क्लिक करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स पे क्लिक करना है तो यहाँ पे भी टीचर के पास रिक्वेस्ट शो हो जाती है। जैसे टीचर यहाँ रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा तो स्टूडेंट क्लास में एनरोल हो जाएंगे एंड स्टूडेंट के पास नोटिफिकेशन शो हो जाएगी। दोस्तों इस टाइप से आप क्लास में एनरोल हो सकते हो। जैसे टीचर मेन स्क्रीन पे विजिट करेगा तो टीचर के पास यहाँ पे सभी क्लासेस शो हो जाएगी। अगर टीचर कोई और क्लास क्रिएट करना चाहता है, न्यू क्लास क्रिएट करना चाहता है तो टीचर यहाँ पे क्लिक कर तो जैसा कि आपने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो का दिखाने का जो मेन मोटो था डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप जो है डिजिटल लर्निंग को जो है वो कैसे अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। सो व्हाई इट इज़ गोइंग पॉपुलर, ऐसा जो है एप्लीकेशंस और ऐसा टेक्नोलॉजी आजकल जो है वो ऐप्स जो है वो क्यों ऐसा पॉपुलर होते जा रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है इसके पॉपुलरिटी का। तो इसके पीछे जो रीजंस है वो है टाइम। इससे जो है आप जो क्लास जो है वो क्लास जो है ऑनलाइन क्लास जो है आप करा रहे हैं जिसमें जो है आप कभी भी किसी भी टाइम जो है वो आप एक शेड्यूल जो है वो आप निर्धारित करके जो है आप उसको जो है ऑनलाइन क्लास पे करा सकते हैं। दूसरा जो है इसमें आपका प्लेस, आपका जो प्लेस है जिसमें ट्रेडिशनल मेथड में क्या था कि बच्चे जो आपके जो है जो सीखेंगे वो किसी खास स्कूल्स या किसी खास क्लासरूम में जो है आपकी बातों को आप या जो टीचिंग के स्टाइल्स है उस चीज़ को वो करेंगे। लेकिन या हो सकता है जो अगर वो बच्चे घर पे जाके पढ़े तो अपने घर में जो है किसी खास जगह पर बैठ के पढ़ेंगे। लेकिन जो डिजिटल फॉर्म में है तो ऐसा उसमें जो उसका जो प्लेस जो है वो फिक्स नहीं रहता। वो बच्चा जहाँ भी है जिस लोकेशन पे भी है
वो जहाँ से चाहे उस चीज़ को जो है वो पढ़ सकता है। तो इस वजह से जो है इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो इंक्रीज हुई है। इसके साथ ही साथ पेडागोजीज है, जैसा कि हम लोग जानते हैं पेडागोजीज में जो है एक मेथड्स के द्वारा जो है आप उसको पढ़ा सकते हैं, पढ़ाते हैं भी हैं, लेसन प्लान क्रिएट कर सकते हैं, उसके अनुसार जो है आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है डिजिटल टेक्नोलॉजीज की, डिजिटल मेथड्स की, तो आप जो है डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स से डिफरेंट मेथड्स के द्वारा जो है आप उसको पढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ जो है स्पेस P for पेस, बच्चा अगर तेज समझने वाला है, तेज पढ़ने वाला है, तो जल्दी उस चीज़ को जो है वो पढ़ सकता है। और अगर बच्चा जो है वो कमज़ोर है तो वो क्या करेगा, आपके जो ऑनलाइन वीडियोज़ हैं जो दिन में क्लास हुए और वो बच्चा जो है उसको ठीक से समझ नहीं पाया, तो बच्चा उसको दोबारा से जो है बैक करके जो है उस चीज़ को फिर से जो है समझ सकता है, अपने पेस के अनुसार जो है उसको पढ़ सकता है। डिजिटल लर्निंग इज मीन टू इन्हांस द लर्निंग एक्सपीरियंस rather than replace the traditional method altogether। तो अब बात आ गई डिजिटल लर्निंग की, तो इसके साथ साथ डिजिटल मैनेजमेंट भी जरूरी है। बिना मैनेजमेंट का जो है वो कोई भी चीज़ नहीं हो पाएगा। डिजिटल मैनेजमेंट, एक्टिव कैंपेनिंग, इंफॉर्मेटिव सेशंस, टेक्निकल वर्कशॉप and a multi-pronged approach is needed to bring about the digital awareness and changes trend like distance education in digital education। डिजिटल मैनेजमेंट में इस टेक्नोलॉजीज का अगर आप जो है इसमें बात आती है जो डिजिटल टेक्नोलॉजी को या डिजिटल लर्निंग को कैसे जो है वो बढ़ावा दिया जाए, तो इसके लिए बहुत सारे कैंपेन करने की आवश्यकता है, अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, जिससे जो है डिजिटल एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव होगा और उससे जो है वो लाभदायक होगा। इसके साथ ही साथ जो है कुछ इंफॉर्मेटिव सेशंस लेने होंगे, लोगों को अवेयर करना होगा और टेक्निकल वर्कशॉप लेना होगा, जिससे जो है वो काम करेगा। तो अब इस पे जो बात आती है टेक्निकल वर्कशॉप की, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आज जो है डिजिटल लर्निंग के तहत कुछ न कुछ चीज़ों को सीखा जाए। तो जैसा कि आप लोग जो है वीडियोस में देखे थे कि टीचमेंट का उपयोग करके या टीचमेंट के अलावा गूगल क्लासरूम का उपयोग करके बहुत सारे टूल्स हैं जिसका उपयोग करके जो है आप लर्निंग जो है वो कर सकते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में एक गूगल वर्कशीट का जो है एक एग्जाम्पल को देखेंगे कि आप लोग गूगल वर्कशीट की हेल्प से आप जो है एक रिजल्ट जो है वो कैसे तैयार करते हैं। तो इसके लिए ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। हर किसी के मोबाइल फ़ोन में जो है स्मार्ट मोबाइल फ़ोन है और हर किसी के स्मार्ट मोबाइल फ़ोन में गूगल वर्कशीट जो है वो ऑटोमेटिकली होगा। तो इसमें आपको अपने क्लास का, आप किसी भी क्लास में किसी भी सब्जेक्ट के क्लास के टीचर्स हैं तो आप गूगल वर्कशीट को डाउनलोड करके और एक टेम्पलेट जो है वो बना सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर डॉक्यूमेंट्स जो है आप जो है डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहते हैं, आप कुछ नोट्स बनाते हैं, तो आप गूगल डॉक का प्रयोग करके आप जो है नोट्स को बनाएंगे और उस नोट्स को जो है आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिससे हर एक बच्चे के पास जो है वो पहुंच जाएगा। तो इसमें आपका गूगल के साथ साथ आपका व्हाट्सएप का ग्रुप, ये सारे डिजिटल टेक्नोलॉजी के फॉर्म में कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको सीखने चाहिए। अब आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल डॉक को जो है गूगल वर्कशीट को जो है ओपन करें। मोबाइल फ़ोन में आप जो है गूगल वर्कशीट को ऑन करें। उसके लिए आप सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर में जाएं और प्ले स्टोर में जाने के बाद वहाँ पे लिखे गूगल सीट, SHEET सीट।
गूगल सीट जो है आप इसको एक बार इंस्टॉल कर लें। $26 MB का है, जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। ये गूगल सीट डाउनलोड करने का मेन मोटो क्या है, क्यों गूगल सीट हम लोग डाउनलोड करना सीख रहे हैं। गूगल सीट बेसिकली आपको एक एक्सेल का ही फॉर्म है, जैसे कि हर जगह पॉसिबल नहीं है जो लैपटॉप को लेकर चलना। आप अगर रिकॉर्ड तैयार करें, एक रिजल्ट तैयार कर रहे हैं, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम और किस सब्जेक्ट में, जिस भी सब्जेक्ट के आप टीचर हैं उस सब्जेक्ट में कितना नंबर आएगा, आप जो है इसमें उसका मार्क्स जो है वो फीड कर सकते हैं। और मार्क्स फीड करने के साथ अगर आप क्लास टीचर हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके पास और भी डिफरेंट सब्जेक्ट टीचर्स होंगे, तो आप इस लिंक को शेयर कर देंगे, जिससे जो है दूसरे सब्जेक्ट के टीचर्स जो है वो उस क्लास का मार्क्स जो है उसको फीड कर देंगे। तो इस तरीके से डिफरेंट सब्जेक्ट टीचर्स के पास जो है वो मार्कशीट जो है वो डेटा जो है प्रिपेयर हो जाएगा और उससे आपका रिजल्ट जो है जल्दी से बन जाएगा। इसीलिए कहा जाता है जो डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर्म है, अगर आप उस चीज़ को करेंगे, सीखेंगे, तो चीज़ें खुद ब खुद आसान होती हुई चली जाएंगी। नहीं तो ट्रेडिशनल मेथड की होगा, तो आप अगर एक सब्जेक्ट के टीचर हैं तो सिर्फ आप अपना पेपर करेंगे, करेक्शन करेंगे, मार्क्स को फीड करेंगे, फिर दूसरा टीचर भी उसी प्रोसेस को फिर से करेगा, तीसरा टीचर उसी प्रोसेस को दोबारा से करेगा, तो इसमें टाइम लगेगा। लेकिन अगर एक आदमी ने इस पेपर को तैयार कर दिया, एक सीट को तैयार कर दिया, तो इससे क्या होगा, आपको सिर्फ कॉपी करेक्शन करना है। कॉपी करेक्शन के बाद उस लिंक को खोल के आपको वो मार्क्स जो है वहाँ से फीड कर देना। मार्क्स को फीड करने के बाद सिर्फ सेव का बटन प्रेस कर दीजिए, सेव हो गया। आपको कंसर्न टीचर को बताने की भी जरूरत नहीं है कि हाँ ये काम हो गया, ये पेपर आपके ले जाइए। जैसे ही वो सेव करेंगे उनके पास खुद ब खुद डेटा जो है अपडेट हो जाएगा। और इसमें डेटा के साथ साथ प्राइवेसी और सिक्योरिटी भी आ जाती है, क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट का मार्क्स फीड करेंगे, वो अपने सब्जेक्ट का मार्क्स फीड करेंगे, तो डेटा जो है वहाँ पे एक सेंट्रलाइज हो जाएगा। जो खास सब्जेक्ट टीचर्स जो है उसी चीज़ को वो जान पाएंगे। तो आपने जो है गूगल सीट को डाउनलोड कर लिया। सर उस पर आपको एक आध प्रैक्टिकल करवा दीजिए, 5 बच्चों का नाम लिखवा दीजिए। करा लें सर, वही बस एक बार डाउनलोड हो जाए। थोड़ा सा मेरा नेट स्लो है, जैसा कि हम जानते हैं चैलेंजेस जो है नेटवर्क की स्पीड का, तो सबके साथ है। डाउनलोड हो गया ऐसा, बस इंस्टॉल हो जाए। आप लोग भी कर लीजिए, अभी तुरंत कराते हैं। हो गया आपका डाउनलोड? लाइए एक मिनट से। गूगल सीट को ओपन करिए। ओपन जैसे ही करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट जो है वो साइन इन जो है ऑप्शन आता है। साइन इन का मतलब है कि आप जो है गूगल सीट में, जैसे कि आपका जो जीमेल का अकाउंट है, उस जीमेल के अकाउंट से ये लॉगिन हो जाएगा। अब हम लोग को एक फाइल जो है वो क्रिएट करना है। उसके लिए प्लस का सिंबल बॉटम राइट कॉर्नर में दिया हुआ, वहाँ पे एक प्लस का सिंबल है, उस प्लस के सिंबल को टच करेंगे और एक न्यू स्प्रेडशीट का ऑप्शन है, उसको टच करेंगे। तो न्यू स्प्रेडशीट का ऑप्शन जैसे ही टच करेंगे तो आपके सामने जो है ABCD और 1 2 3 4 लिखा हुआ एक एक्सेल का सीट जो है वो फॉर्म जो है अपीयर्स हो जाएगा। तो हम लोग A में एक वर्ड जो है वो एक कॉलम को क्रिएट करेगा, वहाँ पे टाइप करेंगे, लिखेंगे उसमें A में क्या लिखना है। इसमें आप लिखेंगे रोल नंबर,
बी वाले सेल में आप लिखेंगे नेम और सी वाले सेल में लिखेंगे सब्जेक्ट 1 का मार्क्स, जो भी आपका सब्जेक्ट है सब्जेक्ट 1 लिखेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, रो नंबर 2, रोल नंबर 1, नेम ABC कुछ भी नेम डाल दें और सब्जेक्ट 1 का मार्क्स जो है वो 30 में आप लिखते 28 मार्क्स। फिर रोल नंबर 3 में आएंगे, रोल नंबर 2, स्टूडेंट नेम आप कुछ भी दे दें अमन, सब्जेक्ट 1 में मार्क्स इसका जो है आउट ऑफ 30 में इसको 27 मार्क्स दे दें। इसी तरीके से आपको जो है 5 स्टूडेंट्स का जो है वो आपको डेटा इसमें फिल करना होगा। फाइव स्टूडेंट का डेटा हो गया सर? हो गया सर। इसका जो मार्क्स आप जो लिख रहे थे सब्जेक्ट 1 में, 2 में, 3 में, ये सब जो है मार्क्स उसका ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब ऑटोमेटिक करने के लिए आपको इसको सेलेक्ट करना होगा। किसको? सब्जेक्ट 1 में जो मार्क्स सर आपने लिखा है, हाँ। आप उस रेंज को जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने में थोड़ा सा आपको परेशानी आएगा, जैसे कि जैसे जहाँ जिस जगह पे आप टच करें वो ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। आप उस राइट कॉर्नर में जो बॉटम राइट कॉर्नर में जो सिंबल्स है आप उसको क्लिक एंड ड्रैग करके आप उस रेंज को जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लिक एंड ड्रैग मेथड से। सर हम नंबर भर दी, उसके बाद वाला नहीं समझ में आ रहा। नंबर सर आप फिल कर दिए, अब आपको जो है उसको ऐड करना है, टोटल करना है। टोटल करना है। तो आप जो रेंज जो आप सर सेलेक्ट किए हैं, जैसे कि आप एक बात को देखिए, अपने मोबाइल फोन में आप देख रहे हैं कि जिस जगह पे आप उंगली से टच कर रहे हैं वहाँ पे वो ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो आप सब्जेक्ट 1 में जो सबसे फर्स्ट जो बच्चा जो नंबर जो उसका मार्क्स आप दिए हैं उस जगह पे आप पहले पॉइंटर को ले जाइए, आप उंगली से उस जगह टच कर दीजिए, वो पॉइंटर आपका चला जाएगा। अच्छा हाँ, हो जाएगा, हो हो गया, ब्लू कलर का हो गया। अब नहीं हुआ सर, हो गया होगा सर, आप उसको टच कर दीजिए और उसके बाद आप क्लिक एंड ड्रैग कर दें, उसको दबाए रखें और नीचे की ओर स्क्रॉल करें। सम हो गया, एवरेज हो गया और मैक्सिमम हो गया। तो जैसे ही करेंगे तो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा सम, एवरेज और मैक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप अपने मोबाइल फोन के द्वारा जो है वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है ये बहुत मुश्किल काम था, ये आसानी से आप इस चीज़ को कर सकते थे। तो आशा करते हैं कि आपको मेरा जो ये सेशन है वो अच्छा लगा होगा और आपको जो है कुछ न कुछ नई नई चीज़ों को सीखने का मौका मिला होगा। तो अगले नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ और नए टॉपिक के साथ, कुछ और नए स्किल्स के साथ आएंगे और उस चीज़ को सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।